क्या चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर रहे हैं अक्षय कुमार? अक्षय कुमार, आपको याद है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के? अब इन्होंने चाटुकारिता की एक और हद को पार कर दिया है। आज हम सिर्फ अक्षय कुमार की बात नहीं करने आए दोस्तों। आज हम आपको ये बतलाने आए हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए और कई ऐसी फिल्में जिन्हें अदालत में झूठा साबित किया गया है, इसे कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोट करते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार टाइम्स नाउ नवभारत में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारतीय पासपोर्ट का रुतबा बढ़ गया है। आप जब दूसरे देशों में इमिग्रेशन में जाते हैं, तब लोग आपके पासपोर्ट को देख के कहते हैं कि वाह! आप उस देश से हैं जहां मोदी प्रधानमंत्री हैं। अक्षय कुमार ये बताना भूल गए कि भारत का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 देशों में जगह नहीं पाता है। टॉप 20 में भी नहीं, टॉप 30 में भी नहीं, टॉप 40 में भी नहीं, टॉप 50 में भी नहीं, टॉप 60 में भी नहीं। भारत का स्थान 85वां नंबर है। और यही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि अक्षय कुमार कहीं ना कहीं गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने कि टाइम्स नव भारत में दरअसल अक्षय ने कहा क्या और अक्षय का यह बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बॉलीवुड का इस्तेमाल करती है प्रोपेगेंडा के लिए, उससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। 15 अगस्त वो तारीख जब अक्षय कुमार को इंडियन पासपोर्ट मिला था, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो व्यक्ति है जिसके पास कनेडियन पासपोर्ट था एक लंबे अरसे तक, 1 दशक से ज्यादा। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर शाहरुख खान या सलमान खान इन दोनों के पास किसी और देश का पासपोर्ट होता, आपको अंदाजा है कि भाजपा का प्रचार तंत्र किस तरह से शाहरुख और सलमान को देशद्रोही करार देता। क्योंकि हम ये ना भूलें दोस्तों कि सलमान की भी फिल्में लगातार पिट रही थीं। फिर एक फिल्म आती है वांटेड, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अक्षय कुमार ये तर्क देते हैं कि मैंने कनेडियन पासपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि मेरी फिल्में पिट रही थी और मेरे दोस्त ने मुझे एडवाइस किया कि भाई कनाडा शिफ्ट हो जाओ तुम, कनाडा। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा तर्क शाहरुख या सलमान देते तो आप में से कई लोग उन्हें देशद्रोही करार देते। मैं ये पासपोर्ट आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि 15 अगस्त को अक्षय कुमार को पासपोर्ट मिला और टाइम्स नाउ नव भारत की इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने कि आप इमिग्रेशन में जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि आप उस देश से हैं जहां पर मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 15 अगस्त के बाद अक्षय कुमार विदेश गए? क्या उनका सामना दूसरे देशों के इमिग्रेशन ऑफिशियल से हुआ? पता लगाइए, पता लगाइए। क्योंकि अगर तो अक्षय कुमार 15 अगस्त के बाद विदेश नहीं गए, तो इसका मतलब वो टाइम्स नाउ नव भारत में बैठकर गलत बयानी कर रहे थे। इसका मतलब 15 अगस्त के बाद जब से उनके हाथ में दोबारा इंडियन पासपोर्ट आया है, तब से वो विदेश नहीं गए। इसका मतलब टाइम्स नाउ नव भारत में वो गलत बयानी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार गलत बयानी करते हुए पकड़े गए हैं। याद कीजिए दोस्तों, इसी टाइम्स नाउ ग्रुप को बहुत पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब उनसे उनके कनेडियन पासपोर्ट के बारे में पूछा गया था, तब अक्षय कुमार ने यह कहा था कि अगर मुझे कनेडियन पासपोर्ट मिला है तो ये तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कनाडा ने सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है कनाडा का पासपोर्ट दिया है। सरासर गलत दोस्तों। कनाडा ने सिर्फ 12 लोगों को सम्मान के तौर पर अपना पासपोर्ट दिया था, जिनमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। अक्षय ने इस मुद्दे को लेकर भी गलत बयानी की थी और बाद में पता चला कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इसीलिए उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट ले लिया। तब इनका भारत में विश्वास नहीं रहा। 2014 के बाद यह शख्स राष्ट्रवाद की बड़ी-बड़ी बातें करता है, देशभक्ति की बातें करता है, हिंदू संस्कार की बातें करता है। 2014 से पहले कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ये बात नहीं किया करते थे, देशभक्ति की बात नहीं किया करते थे। उस वक्त इनमें हिम्मत थी। जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, तब ये सवाल उठाया करते थे। आज
चुप्पी है। ना मणिपुर पर कुछ बोलते हैं। जब हमारी महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जाता है, तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। हां, शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ तंबाकू का विज्ञापन जरूर करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं और लोग सवाल उठाते हैं, तो कहते हैं कि अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्षय कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने वो जो तंबाकू का विज्ञापन किया था, वो पैसे वापस किए? बताइए। क्योंकि आपके नाम का इस्तेमाल करके तो अब भी वो विज्ञापन किया जा रहा है। अब भी हम रेडियो और टेलीविजन में आपकी आवाजें सुनते हैं उस विज्ञापन को लेकर। तो ये ढोंग क्यों रचते हैं आप अक्षय, मैं जानना चाहता हूं। और फिर वो ऐतिहासिक इंटरव्यू मोदी जी से, या आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। सवाल ये किया जा रहा है दोस्तों कि क्या अक्षय कुमार जल्द भाजपा में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि फिल्में इनकी कोई चल नहीं रही हैं। ओएमजी 2 चली, वो भी पंकज त्रिपाठी की वजह से। सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। बताया जा रहा है कि या तो गुरदासपुर या फिर दिल्ली से इन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा 2024 में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अक्षय कुमार से, ये ढोंग क्यों? खुद को खुलकर बताइए ना कि आप भाजपा सदस्य हैं, आप भाजपा को प्रमोट कर रहे हैं, आप लगातार करते हैं। आपकी हर फिल्म में किसी ना किसी अंदाज में आप भाजपा को प्रमोट करते हैं। आपकी एक फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, खुलकर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमोशन हुआ था। क्योंकि आप उन फिल्म मेकर्स में से हैं जो जानते हैं कि 2014 के बाद भाजपा की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, फायदा मिलेगा। याद कीजिए, पृथ्वीराज चौहान इनकी एक फिल्म आई थी, सुपर फ्लॉप हुई थी। उसे पूरी भाजपा ने प्रमोट किया था दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम लोग इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग्स में आए थे। खुलकर हो रहा था। अब इस व्यक्ति को देखिए, विवेक अग्निहोत्री, ये उत्तर प्रदेश पहुंच गया है अपनी फ्लॉप फिल्म वैक्सीन वॉर्स के साथ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से अपील कर रहा है कि मेरी इस फिल्म को सबको दिखाइए। फिल्म 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। पूरा समर्थन मिलता रहा भाजपा का। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने एक रैली में वैक्सीन वॉर्स का नाम लिया। याद है कि नहीं आपको? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैं आपको यही बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से फिल्मों का, क्रिकेटर्स का इस्तेमाल भाजपा करती है और प्रधानमंत्री सबसे आगे रहते हैं। वैक्सीन वॉर्स भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। वैक्सीन वॉर्स में कहीं ना कहीं कुछ खास पत्रकारों को निशाने पर लिया गया है, एक खास एजेंसी को निशाने पर लिया गया है और यह बताया गया है कि पूरे भारत के खिलाफ एक साजिश रची गई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वैक्सीन वॉर्स ने मोदी सरकार से यह सवाल किया कि किस तरह से गंगा में लाशें बह रही थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों ने असली मौत के आंकड़ों को छुपाया? या ये सवाल किया गया किस तरह से गरीब मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया गया था? प्रधानमंत्री ने अचानक ऐलान कर दिया कि भाई हम लॉकडाउन कर रहे हैं। सड़क पर लोग चले गए थे। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि कुछ मजदूर जो हैं वो एक पटरी पर लेटे हुए थे और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। क्या इस बदनुमा हकीकत को बताया था विवेक अग्निहोत्री ने? यह वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने एक आधी अधूरी फिल्म बनाई थी, कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दुनिया के सामने लाने की जरूरत थी, मगर उसने एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर द्वेष मढ़ा गया। जबकि आप जानते हैं कि आतंकवादियों का निशाना हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन तो थे ही, कश्मीरी मुसलमान भी। मगर इसने एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई और उसका मकसद यह था कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भाजपा की बढ़ाई की जाए। यह व्यक्ति एक आसान सा सवाल पूछना भूल गया कि कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ था 1990 में, तब सरकार किसकी थी? तब लालकृष्ण आडवाणी ने रामरथ यात्रा क्यों निकाली थी? तब कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं वो मैदान में आए थे? 2014 से जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने, क्या एक बार भी वो कश्मीरी पंडितों से मिलने जम्मू गए हैं?
अभी हाल ही में आतंकवादियों के हमले के चलते कश्मीरी पंडितों पर प्रहार हुआ था, फिर से पलायन शुरू हुआ था। क्या भाजपा का एक भी नेता उन रिहायशी शिविरों में गया? नहीं, मगर इस व्यक्ति ने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई और प्रधानमंत्री इसे प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो एक झूठी फिल्म केरला स्टोरी तक का भी प्रमोशन किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, आपने अदालत का जिक्र किया अपने बयान में। आपको अंदाजा है कि केरला स्टोरी अपने दर्शकों को झूठ बता रही थी कि हजारों केरल की लड़कियां जो हैं वो आईएसआईएस में शामिल हो गई हैं। बाद में हजारों से ये 3 तक आ गया आंकड़ा। आप अदालत का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपने अपने अपने समर्थकों को ये बताया कि केरला स्टोरी के निर्माताओं को माफी मांगनी पड़ी थी अदालत के सामने? क्या ये तथ्य आपने बताया? नहीं बताया। मगर आप कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर्स, केरला स्टोरी जैसी आधी अधूरी सच के साथ खिलवाड़ करती बेईमान फिल्मों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पूरा एक तंत्र है आपका। आपने बॉलीवुड के कई लोगों को मुट्ठी में किया हुआ है। 2 चेहरों की मैं बात कर चुका हूं। केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर्स हैं ही। इसके अलावा ऐसे कई अन्य फिल्म मेकर्स और एक्टर्स हैं जो आज पूरी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। फिल्म के प्रोडक्शन हाउसेस पर यह दबाव है कि अगर आप 5 फिल्में बनाते हैं तो एक फिल्म ऐसी बनाइए जो भाजपा के प्रोपेगेंडा का साथ दे। और जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं तो उनको मदद मिलती है। नेशनल अवार्ड्स में ऐसे वाहियात एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को नेशनल अवार्ड मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आदान प्रदान हो रहा है और ऐसा नहीं कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। हकीकत यह है कि अगर इन्होंने सरकार की मदद करने से इनकार किया तो इनका वही हाल होगा जो शाहरुख खान के साथ हुआ। शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। पठान के बॉयकॉट की मांग की जाने लगी और बड़े-बड़े भाजपा के नेता उसके बॉयकॉट की बात करने लगे। ये बात अलग है कि पठान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ की कमाई की, उसके बाद जवान आई, उसने 1100 करोड़ की कमाई की और अब डंकी आ रही है साल के अंत में, वो भी छप्पर फाड़ कमाई करेगी। आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। शाहरुख खान भी बहुत खुल के जरूरी मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। आमिर खान वो भी निशाने पर थे और आमिर खान से तो खास चिढ़ है भाजपा को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आमिर खान ने नर्मदा आंदोलन का साथ दिया, गुजरात दंगों पर सवाल उठाया और जिस तरह से मॉब लिंचिंग्स हो रही थी देश के अंदर, उसको लेकर भी इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने बात की। नतीजा यह हुआ कि पूरा भाजपा उनके पीछे पड़ गया। जिन प्रोडक्ट्स के साथ आमिर खान जुड़े हुए थे उनका नाम हटा दिया गया। इन तमाम चीजों के चलते जिस तरह से इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में एक डर का माहौल है और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भाजपा के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री को दो फाड़ कर दिया गया है दोस्त। आज जैसे मैंने बताया, न सिर्फ एक्टर्स, क्रिकेटर्स भी इनकी मुट्ठी में है जो इनके प्रोपेगेंडा के लिए काम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन चेहरों पर गौर कीजिए। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, एक तो चलिए सांसद हैं, मगर ये महान क्रिकेटर्स, इन्होंने कभी भी महिला पहलवानों के बारे में अपनी आवाज बुलंद की है? जबकि 1983 में जो हमारी टीम ने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था, गावस्कर, कीर्ति आजाद, कपिल देव, इन तमाम लोगों ने हमारी महिला पहलवानों की आवाज में आवाज उठाई, मगर सचिन तेंदुलकर खामोश हैं। वीरेंद्र सहवाग भाजपा का शर्मनाक प्रोपेगेंडा करते हैं, खामोश हैं। गौतम गंभीर तो क्या ही बोलेगा। जबकि आप जानते हैं अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, दोनों ने देश के लिए आवाज बुलंद की। मगर सचिन, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग सबके मुंह पर चुप्पी है दोस्तों।
खामोश तो राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भी। कहने का अर्थ क्या है? या तो खामोशी अख्तियार करो या तो सत्ता की सेवा करो। सचिन तेंदुलकर को देखिए, जब किसान सड़क पर था, 700 किसानों की मौत हो गई थी, सचिन तेंदुलकर की आंखों से एक आंसू नहीं निकला। मगर जब गायिका रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों की आवाज में आवाज उठाई, तब अचानक सचिन तेंदुलकर सक्रिय हो जाते हैं। यह देश के खिलाफ साजिश है। तमाम लोग, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सभी लोग जो है बोलना लगते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सचिन तेंदुलकर से हम ये उम्मीद ना करें कि हमारी महिला पहलवानों को भाजपा का एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार परेशान कर रहा था, वो खामोश हैं? दिल्ली पुलिस की अब तो चार्जशीट आ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह हमारी महिला पहलवानों को छेड़ता था, उनकी सांस चेक करने के बहाने उनके पेट और उनके वक्ष स्थलों को छूता था। सचिन तेंदुलकर का खून नहीं खौलता? या सचिन तेंदुलकर अंदर से पूरी तरह से सो रहे हैं? मगर हां, भाजपा के प्रोपेगेंडा में नंबर 1। आज इस कार्यक्रम को बतलाने का मकसद क्या था दोस्तों? चाहे अक्षय कुमार हो, विवेक अग्निहोत्री हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये सभी भाजपा के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए और प्रधानमंत्री उन्हें प्रमोट करते हैं। सबसे शॉकिंग बात है, प्रधानमंत्री को अपनी स्टैंडिंग और अपनी वजूद का भी ख्याल नहीं। वो कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में जो कि बेईमान हैं, जिन पर आरोप लगा है झूठ के प्रचार प्रसार का, उसे प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी फिल्मों को प्रमोट करके आपको वोट्स मिलते हैं, आपको लगता है, और ये फिल्में आपके प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों, जब फिल्में जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा हुई हैं। फिल्मकार तो सत्ता से सवाल उठाते थे ना। 1975 में देश में आपातकाल था, मगर अमिताभ बच्चन एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो के तौर पर सामने उभर कर आए, दीवार जैसी फिल्में की, जबकि आप जानते हैं वो गांधी परिवार से करीब। सलीम जावेद ने उस वक्त ऐसी कई कहानियां लिखी जो उस वक्त की सत्ता से सवाल कर रहे थे। उन्हें जेल में नहीं डाल दिया था इंदिरा गांधी ने, जबकि देश में आपातकाल था 2 साल तक के लिए। ये सवाल हैं जो हम सबको पूछने चाहिए। आज आपातकाल नहीं है, मगर अरुंधति रॉय पर 13 साल के एक मामले में जो है एलजी अनुमति दे देते हैं केस शुरू करने की। अनर्गल मामलों में, आतंकवाद के मामलों में जेल में डाल दिया जाता है, 10 दिन की रिमांड में भेज दिया जाता है तिहाड़ जेल में, और कोई प्रमाण नहीं है। मगर प्रोपेगेंडा करना है उन लोगों के खिलाफ जो आपके सामने झुकते नहीं हैं। मगर इस प्रोपेगेंडा की भी एक उम्र होती है। इतिहास आपको नायक के तौर पर याद नहीं रखने वाला है। और इन तमाम एक्टर्स को जो आज की तारीख में खामोश हैं बड़े बड़े मुद्दों पर, इन्हें इतिहास याद रखेगा। अक्षय कुमार, आपकी तो फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। अब तो आप नायक भी नहीं रहे, एक्टर भी नहीं रहे, अब तो आप हीरो भी नहीं रहे, एक्टर तो आप कभी भी नहीं थे। आपको एक हीरो के तौर पर कभी भी याद नहीं रखा जाने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।